नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अयोध्या विवादित ढांचा मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां विवादित ढांचा मामले में आरोपियों को राहत मिली है। लाल कृष्ण आडवाणी सहित 32 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आडवाणी सहित सभी 32 आरोपियों को रिहा कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी सहित 32 आरोपियों को रिहा किया गया है। विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, बहुत बड़ी राहत है ये सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा तमाम इसमें जो बड़े नेता थे वो शामिल थे। साध्वी उमा भारती थी, विनय कटियार थे, कल्याण सिंह थे। तो सभी को चूंकि इसमें से कई लोगों का निधन हो चुका है, लेकिन सीबीआई की कोर्ट में मामला चल रहा था। सीबीआई ने ही इसमें जो आरोपी हैं सभी को बरी कर दिया था। कोई साक्ष्य नहीं मिला था और उसको सीबीआई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी कि ये गलत आदेश है और इस पर रिवीजन किया जाए। उस मामले में सुनवाई चल रही थी लगातार और इसमें आज फैसला आ गया है कि इस तरह का जो वाद है वो किसी भी तरह से पोषणीय नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुरक्षित रखी गई थी। इसके पिछले हफ्ते इस मामले में जो सीबीआई की कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने और आज वो आदेश जारी कर दिया है। यानी जो लाल कृष्ण आडवाणी है, कल ही उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के बाद आज एक तरह से उनको तोहफा मिला है। जो जन्मदिन के बाद एक और ये बड़ा तोहफा, एक बड़ी राहत। शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। आजम खां पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आजम को दोष पर रोक हासिल करने के लिए मौका मिला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है। सजा पर 10 नवंबर को फैसला करे सेशन कोर्ट, 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आजम खां मामले में ये एक बड़ी खबर। आजम खां को दोष पर रोक हासिल करने के लिए मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है, जहां सजा पर 10 नवंबर को फैसला करे सेशन कोर्ट। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई ये आजम खां के मामले पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आजम खां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। और अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, इस फैसले को कैसे देखा जाए आजम खां के इस मामले में? जी देखिए, अगर बात करें थोड़ी राहत उनको जरूर मिली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कल सेशन कोर्ट क्या उनकी दोष सिद्धि पर किसी तरीके से रोक लगाता है। अगर रोक लगाता है तो जाहिर तौर से बात है कि आजम खान चुनाव लड़ सकते हैं और आजम खान की जो सदस्यता है वो फिर से बहाल हो सकती है। लेकिन अगर कल दोष सिद्धि पर उनके ऊपर सेशन कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले सकता है तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया अपनी ओर से, जो जजमेंट दिया उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से आज आजम खान ने अपील दायर की थी सेशन कोर्ट में, लेकिन उनको अगर बात करें तो 15 नवंबर की तारीख मिली थी कि 15 नवंबर को इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था कि क्या आज कोई पिटीशन दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने बताया कि हाँ, लेकिन वहां पे 15 तारीख डेट मिली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है सेशन कोर्ट को कि 15 तारीख को सुनवाई न करके कल ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करे, यानी कि 10 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। और अगर 10 नवंबर को सुनवाई करके दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि जो उन्हें 3 साल की सजा मिली है उस सेंटेंस पर अगर सेशन कोर्ट कल रोक लगाता है तो जाहिर तौर से बात है कि आजम खान चुनाव लड़ सकेंगे। और चुनाव लड़ सकेंगे तो जो उनकी विधानसभा सदस्यता अभी रद्द हुई है ये उनकी ऐड ऑन होगी और जो उनको पेंशन मिलना है उसमें कहीं ना कहीं मदद करेगी। लेकिन अगर कल सेशन कोर्ट उनकी जो ये विधानसभा सदस्यता रद्द हुई है और जो दोष सिद्धि है उस पर किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाता है तो चुनाव आयोग चुनाव कराएगा अपना नोटिफिकेशन जारी करके। और जब चुनाव कराएगा तो जाहिर तौर से बात है कि आजम खान फिर चुनाव लड़ने के पात्र नहीं रहेंगे। तो अब कल सारी निगाहें सेशन कोर्ट पे होगी कि क्या सेशन कोर्ट आजम खान की दोष सिद्धि पर किसी तरीके से रोक लगाता है या नहीं। बिल्कुल। और इस मामले में विशेषज्ञों की क्या राय है? क्या राहत मिल सकती है सेशन कोर्ट से आजम खान को? जी देखिए, अगर बात करें तो आजम जी जी अविनाश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और दोबारा से संपर्क जरूर करेंगे अविनाश का।
तो आजम खान को दोष पर रोक हासिल करने के लिए एक और मौका मिला है, जहां लंबी तारीख मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ये एक छोटी राहत जरूर मिली है कि 10 नवंबर को फैसला करे सेशन कोर्ट और 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है आजम खान मामले में। तो ये थोड़ी राहत है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि सेशन कोर्ट की तरफ से क्या राहत मिलती है या नहीं आजम खान को। और अविनाश हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए हैं। जी अविनाश, बताएं कि विशेषज्ञों की क्या राय है इस मामले में। जी देखिए, अगर बात करें तो कल सेशन कोर्ट में एक बार फिर से आजम खान के जो वकील होंगे वो पूरी दलीलें रखेंगे। जो हेट स्पीच के ये पूरा मामला उन पे बना है, जिसपे 3 साल की सजा उनको अगर बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाई है, तो वहाँ पे अपनी वो तस्वीरें रखेंगे कि किस तरीके से जो उन्होंने भाषण दिया था वो हेट स्पीच से अलग है, या क्यों ना उनको दोषी माना जाए, या जो दोषी उनको माना गया है, जो 3 साल का सेंटेंस हुआ है उनके ऊपर, क्यों इस पर रोक लगाई जाए। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कल वो अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रखेंगे। अगर कोर्ट उनके वकील की दलीलों से सहमत होता है तो जाहिर तौर से बात है कि जो सेंटेंस हुआ है 3 साल का उस पर रोक लगा सकता है। या फिर अगर बात करें तो आजम खान के वकील अगर कोर्ट सेंटेंस में रोक नहीं लगाता है तो सजा कम करने की भी अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें यह है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ऊपर की सजा होती है तब उसकी जो विधानसभा सदस्यता है या फिर अगर बात करें तो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द हो जाती है और वो अयोग्य हो जाता है। तो अगर उस पर यही बात होती है, दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगती, तो सजा कम करने को लेकर के भी आजम खान के वकील वहां पे अपील कर सकते हैं जो सेशन न्यायालय है उसके समक्ष, कि जिससे कि 2 साल तक कम की अगर सजा हो जाती है तो जाहिर तौर से बात है कि फिर आजम खान आगे चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन अब कल पूरी तरीके से निगाहें होगी सेशन कोर्ट पे कि आजम खान के जो वकील हैं अब किस तरीके से दलीलें रखते हैं और किस तरीके से जो पूरा हेट स्पीच का मामला चला था उनके खिलाफ उसको किस तरीके से वो उसका बचाव करते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो सामने और वीडियो देखने के बाद ही न्यायालय ने कहीं ना कहीं इस तरीके का जो अपना सेंटेंस दिया 3 वर्षों का आजम खान का वो सुनाया। लेकिन अब कल अगर बात करें तो कैसे उसका बचाव करते हैं अविनाश रहने वाली है, देखना होगा वहां क्या फैसला होता है इस बाबत। शुक्रिया जानकारी के लिए अविनाश। उधर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इरफान सोलंकी का यह कहना है, कहा कि मैं और मेरा भाई निर्दोष हैं, पुलिस ने मेरी गाड़ी भी उठा ली। इरफान सोलंकी का यह आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बातें कही हैं, कहा कि मेरे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि मैं और मेरा भाई निर्दोष हैं, मुझे जबरन फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पुलिस ने मेरी गाड़ी भी उठा ली। सोलंकी इस वक्त समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। इरफान भाई, आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, घर कब्जाने की, मकान कब्जाने की, पुलिस तलाश कर रही है। अरे भाई, कोई अगर तहरीर दे रहा है तो पुलिस कमिश्नर का क्या काम है, उसकी जांच करें। हम आपके खिलाफ तहरीर दे दें कि आज आपने मुझे मारा है या आप मेरा मकान कब्जा रहे हैं, तो हम सच बोलेंगे, उसका सबूत देंगे, ना कि एक तहरीर में एक विधायक की और एक गरिमा होती है हर चीज़। हम नहीं थे, मेरे भाई चाचा का इंतकाल हुआ पिछले हफ्ते, पूरा कानपुर आप सब जानते हैं, अखिलेश जी ने ट्वीट भी करा, मैं वहाँ मौजूद था। 15 से 16 थाने की फोर्स, 70 पुलिसकर्मी, 30-35 महिला पुलिसकर्मी, वहाँ जाके मेरी 2 बेटियाँ, एक धर्मपत्नी, उनसे बदतमीजी करी। ये गरिमा, ये विधायकी होती। मैंने सतीश निगम, माफ़ करिएगा, सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे भी गुहार लगाई कि इसकी एक विधायकों की जांच बना लीजिए, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनका मकान जलाया। मेरा अल्लाह जानता है, मेरे बच्चों से मैं तो उस मकान पे गया भी नहीं। मुझे कब्जा किसने किया है ऐसा? मतलब आप पर, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपके भाई का नाम लिया जा रहा है, पूरा प्रकरण क्या है? पूरी जांच करें ना, तो जांच का विषय मेरे कहने से नहीं होगा ना, उसके कहने से भी नहीं होगा ना। पुलिस ने एफआईआर अगर दर्ज की है तो पुलिस ने कुछ तो जाँच की होगी। हम तो चाहते तो आप पुलिस कमिश्नर से पूछिए, आपके चैनल में सच दिखा दें, बताइए ना, आप कहिए विधायक झूठा है, पुलिस कमिश्नर सच्चे हैं, पुलिस कमिश्नर साहब ने जांच करिए, कहिए ना भाई, आप कह दीजिए। परिवार के लोग आपके परेशान हैं, कुछ वीडियो भी ट्वीट हुए। हो सकता है आपकी बात सुन लें, मेरी तो नहीं सुन रहे, हो सकता है आपकी सुन लें, आपको बता देंगे, पेपर ही दिखा दें, वो मकान अगर उनका है तो पेपर ही दिखा दें। क्यों किया जा रहा है? यही है कि मैं 4 बार से विधायक हूँ और ये आंखों की किरकिरी बनी हुई है बस। आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। अब गाड़ी घोड़ा तो सब हो गई, मेरे 2 ड्राइवर उठा ले गए, 2 गाड़ी उठा ले गए, वो तो फिर आ जाएगी। पर मेरी बच्ची 9 साल की थी, बहुत छोटी बच्ची है, उसके साथ बच्चे। परिवार के लोग वही घर पे इरफान सोलंकी हैं, भावुक हो रहे हैं अपनी बात कहते हुए और कह रहे हैं कि जाती हुई उनके साथ में कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है उन्हें सत्ता के इशारे पर, और वो लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में इरफान सोलंकी जा रहे हैं।
साफ तौर पर इरफान सोलंकी का ये कहना है कि जो मकान जलाने की घटना हुई है उसमें उनका किसी प्रकार का रोल नहीं है। अगर पुलिस के अधिकारी सही निष्पक्ष जांच करेंगे तो वो पूरी तरह से बरी होंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको मैनपुरी से दे दे, जहां मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ओपी राजभर ने भी प्रत्याशी की घोषणा की है। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभाषपा के प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ओपी राजभर ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभाषपा के प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा की सीट खाली हुई, जिस पर ओपी राजभर ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और अरुण राजभर इस वक्त सुभाषपा के नेता ओपी राजभर के बेटे हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, ये बड़ा फैसला आपने लिया है। चुनाव आपने लड़ा था विधानसभा का गठबंधन में, और अब इस महत्वपूर्ण सीट से ये चुनौती दे रहे हैं आप। देखिए, जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज इटावा में पहुंचे थे और वहां कार्यकर्ताओं के बीच में समीक्षा की है और कार्यकर्ताओं ने राय दिया है कि बड़ी संख्या में कश्यप समाज रहता है और बड़ी संख्या में पाल, प्रजापति, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बारी समाज रहता है। ऐसे समाज की गिनती नहीं है और सिर्फ मैनपुरी लोकसभा सीटों पर सिर्फ यादव और शाक्य और कुछ अपर कास्ट के लोगों की गिनती है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि जिन तमाम समाज को, जिनको लोगों ने आज तक धोखा देने का काम किया है, उनको ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया है, उनको आजादी के बाद से अब तक सामाजिक रूप से दबा के रखने का प्रयास किया है, ऐसे गरीब वंचित समाज के हर तबके के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देकर के आज हमने रमाकांत कश्यप जी को प्रत्याशी बना करके उन तमाम गरीबों को जगाने का प्रयास करेंगे जिनको आजादी के बाद से अब तक लोगों ने सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया है, उनको सम्मान नहीं दिया है, उनको सुरक्षा देने की बात नहीं की, उनकी भागीदारी देने की बात नहीं। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अरुण जी, कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे इस बीच आप? देखिए, जनता जज होती है, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और जनता फैसला करेगी किसका गढ़ कौन सा है। इस धरती पर कोई किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। जनता की अदालत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी जाएंगे और उनसे अपील करेंगे, जैसे सभी दल के लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील करेंगे, वैसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग भी जनता के बीच में जाकर के अपने मुद्दे, चाहे वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे घरेलू बिजली की बिल माफी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार परक शिक्षा का मुद्दा हो, और चाहे क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, चाहे आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खरंजा, पुल पुलिया, विकास के जो मुद्दे हैं, हम जनता के बीच में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के हम सभी समाज के लोगों को जोड़ने की कवायद करेंगे और जनता के बीच में जाकर के हम उनसे अपील करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और चुनाव चिन्ह छड़ी पर मतदान करके उनको जिताने का प्रयास करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं, क्योंकि यहाँ कुछ ही जातियों की भागीदारी होती है, बाकी सभी जातियों की भागीदारी नहीं होती है। तो वहाँ 1.5 लाख कश्यप समाज के लोग रहते हैं और अर्कवंशी, बंजारा समाज के लोग रहते हैं। ऐसे हर वर्गों की, पाल, प्रजापति लोगों की गिनती सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करा करके ऐतिहासिक यह रिजल्ट दिखाना चाहेगी कि जिनको लोग पूछते नहीं है, ऐसे समाज को हम भागीदारी दे करके उनको प्रत्याशी बना करके उनको बड़ा सम्मान हम देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अरुण जी, इससे पहले विधानसभा चुनाव में आप सपा के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे। अब जनता के बीच जाएंगे और समाजवादी पार्टी से आप कैसे बेहतर हैं, ये जब वहां की जनता पूछेगी तो कैसे बताएंगे, क्या समझाएंगे जनता को वहां की? जो हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के अब तक देखा है, लोगों ने अब तक डरा करके लोगों को रखा गया है, चाहे वो छोटे समाज के लोगों को, कमजोर लोगों को या वंचित तबका को डरा कर रखा गया है। तो डराए गए लोगों को, पीड़ित प्रताड़ित लोगों को, गरीब तबके को हम जगाने का प्रयास करेंगे कि डरने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको सामना करना होगा, हमें मुकाबला करना होगा और हमें लड़ना होगा अपने अधिकार के लिए। हम कब तक इनसे डरेंगे? और समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है हमेशा से गुंडाई, लोगों को धमका करके, लोगों को डरा कर वोट लेने का रहा है। लेकिन हम डराए गए लोगों को, सताए गए लोगों को इकट्ठा करके हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप को चुनाव चिन्ह छड़ी पर हम वोट देने की अपील करने के लिए हम जनता के बीच में, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे मंडल के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे इस पूरे मध्यांचल के लोग वहाँ पूरी ताकत लगा करके मैनपुरी लोकसभा सीट पर लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, ओपी राजभर की पार्टी भी अब ताल ठोक रही है इस चुनाव के लिए और अपने प्रत्याशी की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। रमाकांत कश्यप सुभाषपा के प्रत्याशी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां रमाकांत कश्यप को उतारा गया है मैनपुरी उपचुनाव में, जहां ओपी राजभर इससे पहले विधानसभा का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में लड़ा था। गठबंधन टूटा,
हार के बाद और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया है। रमाकांत कश्यप को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में खड़ा किया गया है, अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारा है उन्होंने। जहां इस चुनाव में अक्सर उपचुनाव में बसपा का उसकी जो प्रतिभागी होती है, उसकी जो भागीदारी होती है वो बहुत कम होती है। कुछ इशारे भी मायावती ने किए थे कि उपचुनाव में वे नहीं उतरते हैं। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला इस सीट पर माना जा रहा था, लेकिन अब ओपी राजभर की तरफ से, सुभाषपा की तरफ से भी इस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। रमाकांत कश्यप प्रत्याशी होंगे सुभाषपा के। मैनपुरी की सीट खाली हुई है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद और इस पर उपचुनाव होना है, जहां समाजवादी पार्टी का पलड़ा तो भारी इस क्षेत्र में माना ही जाता है, लेकिन इस बीच सुभाषपा ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, खतौली से भी सुभाषपा के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। यहां रमेश प्रजापति प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। खतौली विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। भाजपा के जो विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई, यहां भी उपचुनाव होना है और सुभाषपा ने इस सीट पर भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रमेश प्रजापति प्रत्याशी घोषित किए गए हैं सुभाषपा के। खतौली से सुभाषपा के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा की गई और अब खतौली से भी सुभाषपा ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। रमेश प्रजापति हैं जो उनके प्रत्याशी बने हैं। ये एक और घोषणा खतौली उपचुनाव के लिए सुभाषपा ने कर दी है। खतौली में विधानसभा उपचुनाव होना है और इस पर सुभाषपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रमेश प्रजापति हैं जो सुभाषपा के प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां मैनपुरी उपचुनाव के बाद अब खतौली से भी सुभाषपा के प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है। रमेश प्रजापति प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं सुभाषपा के खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए। मैनपुरी रामपुर खतौली सीट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है भाजपा तीनों सीटें जीतेगी। भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंच रही है और सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल से लोग प्रभावित हैं। लोगों को विश्वास है कि भाजपा अच्छा नेतृत्व दे सकती है। कोई कुछ भी कर ले, तीनों सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। प्रदेश में अब 3 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। मैनपुरी की सीट है, रामपुर की सीट है और खतौली की सीट है। बीजेपी कह रही कि मैनपुरी में भी जीतेंगे, रामपुर में भी जीतेंगे, खतौली में भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति होगी? हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ये 3 सीटों पर उपचुनाव है। अभी तो आपने गोला का चुनाव जीता। सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन, आशीर्वाद दिनों दिन बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल आगे बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा नेतृत्व दे सकती है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता के बीच में ले जाकर के आशीर्वाद दिलाकर प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। मैनपुरी की सीट बहुत टफ है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। आप जानिए आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप ही तय कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर अब अखिलेश भी जाएंगे प्रचार के लिए। वो देखिए आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। समस्या नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। बीजेपी कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी? आप वेट करिए, मैं तुरंत बता देंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कहीं पर भी जाए प्रचार करने के लिए, बीजेपी को कोई मुश्किल किसी भी चुनाव में नहीं आने वाली और तीनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।